हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम डिटरमिनेंट के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। साथ साथ डिटरमिनेंट का जो बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ आज की क्लास में करने वाले हैं। जैसे आप लोगों की डिमांड थी कि सर ऐसे अब हमें सीरीज चाहिए जिसमें हम शॉर्ट टाइम में अपना रिवीजन कर सके, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम डीपली बात नहीं करेंगे। डीपली अगर आपको बात करनी है, डीपली आपको अगर समझना है, तो उसके लिए आप हमारी जो रेगुलर प्लेलिस्ट है आप उस पर जाएंगे। ठीक है, आप चैनल खोल लेंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब करा हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारे काम की चीज़ है इसके अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारी प्लेलिस्ट है। आर डी शर्मा की प्लेलिस्ट इसके अंदर है, एम एल भार्गव की प्लेलिस्ट इसके अंदर है। ठीक है, अगर आप सीबीएसई हैंडबुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी इसके अंदर है। और ये वो प्लेलिस्ट है जो कंप्लीट प्लेलिस्ट आप कह सकते हो एम एल अग्रवाल की, जिसके अंदर आपको हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, बेसिक कंसेप्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे और वन शॉट मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, केस स्टडीज़ मिलेगी। और कुछ होता है क्या पेपर में, जो भी होता है सब कुछ आपको इसके अंदर सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये एक कंप्लीट कोर्स है रिकॉर्डेड वीडियोस का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है। बस आपको इसका यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उड़ान 5.0 नाम से है। और साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक ये वाला ज़रूर आप लोग परचेज़ कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड है। और इसके अंदर आपको मतलब कोर मैथ्स का कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स। आप इसके अंदर जब इसको खोलेंगे तो जो हर चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे, उसका आप में एक क्यूआर कोड भी उसको मिलेगा, आप वीडियो के थ्रू भी आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पीवाईक्यूज भी इसके अंदर हैं, केस स्टडीज़ भी इसके अंदर है, एमसीक्यूज भी इसके अंदर है। और टेस्ट योर नॉलेज नाम से इसमें एक टॉपिक है जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है और हमारी ऐप के थ्रू भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ऐप के थ्रू परचेज करने पर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है कि ऐप के अंदर जो ग्रुप इसका बना हुआ है आप उसमें भी इनरोल हो जाते हो, तो वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, आप इसको कहीं से भी परचेज करें। तो अब हम बात कर रहे हैं जो डिटर्मिनेंट है उसके बेसिक कंसेप्ट की। तो डिटर्मिनेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेट करता है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उनसे रिलेट करता है। और वी कैन एसोसिएट ए यूनिक रियल नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिनोटेड बाय, आप इससे भी डिनोट कर सकते हो या आप इससे डिनोट कर सकते हो। यानी किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, तभी आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, डिटरमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में, जो मैट्रिक्स है उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है और डिटरमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है। ये सब आपको पता ही है। उसके बाद हम इसके माइनर्स निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर निकालने के लिए डिटरमिनेंट जो होना चाहिए कम से कम उसका ऑर्डर 2 होना चाहिए। यानी 1 बाय 1 जो डिटरमिनेंट होता है उसका माइनर नहीं निकलता है या कोफैक्टर नहीं निकलता है, कम से कम ऑर्डर उसका 2 होना चाहिए। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट? Then the determinant of order n-1 obtained from the determinant after deleting its row and jth column is called the minor of the element aij। जैसे एग्जाम्पल से समझे, मान लो आपके पास एक ये मैट्रिक्स है, आपको इसका माइनर निकालना है। माइनर को हम डिनोट कर लेते हैं m से। ठीक है, इन चारों के माइनर निकाल लेते हैं। तो ये कह रहा है कि माइनर आप कैसे निकालेंगे, आफ्टर डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। जैसे आप इसका माइनर निकालना चाह रहे हैं तो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, बचा क्या 4, तो 4 इसका माइनर है। ऐसे यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, बचा 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, बचा 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, बचेगा 1। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स के माइनर निकाल सकते हैं। सेम चीज ऐसे ही कोफैक्टर में आती है। कोफैक्टर क्या होता है, इफ mij इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट इन द डिटर्मिनेंट देन द नंबर -1 raised to power i plus j into mij इज कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। यानी जो आपका माइनर आया है उस माइनर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो -1 की पावर i प्लस j से, तो जो वैल्यू आपके पास निकल कर आती है वो कोफैक्टर होती है। और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि कोफैक्टर निकालना,
बहुत आसान है माइनर की तरह ही। अगर आप इसी का को फैक्टर निकालते हैं, को फैक्टर को आप कैपिटल सी से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ए से भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर देखो ये 1 और 1, इन दोनों का सम हम करेंगे तो इवन आएगा, तो जिसका सम इवन आएगा उसकी वैल्यू ये सेम रहेगी, क्योंकि माइनर को ही आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब -1 की पावर अगर मैं यहाँ 1 + 1 करके माइनर इसका लिखता हूँ 4, इसको सॉल्व करूँगा तो 4 ही आएगा। लेकिन जब यहाँ पर 1 और 2 इसका हम सम करेंगे तो ये ऑड नंबर में आएगा। तो अगर इसका सम हमने यहाँ पर करा -1 की पावर 1 + 2, और इसका माइनर है 3, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये -3 बनेगा, तो ये -3 बनेगा। ऐसे यहाँ पर इसका सम करेंगे तो ये भी ऑड है, तो यहाँ पर ये -2 बनेगा, इसका सम इवन है तो ये +1 बनेगा। तो माइनर की जो वैल्यू आती है वही वैल्यू कोफैक्टर की रहती है, बस जहाँ पर जिस प्लेसेस का आई और जे का जो सम है अगर वो ऑड नंबर में आ जाए तो उनका साइन आपको चेंज कर देना होता है बस। ठीक है, इतना ही इसमें डिफरेंस आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स होती है अगर आपने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला और उसका डिटर्मिनेंट आ गया 0, तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं, उसके लिए फार्मूला ये रहता है। ठीक है, वो 1/2 वहाँ लिखा रह गया, तो 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। उसके अलावा यहाँ पर 1 1 1 करेंगे, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, जो भी डिटरमिनेंट आप सॉल्व करोगे वो आप उसका आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट का। लेकिन जब आप एरिया लिखोगे तो एरिया में आपको माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देना है अगर उसमें माइनस आया तो। ठीक है, जैसे आप इसका एरिया निकालेंगे, सपोज आ गया -10, अब -10 आ गया तो एरिया आपको पता है कि नेगेटिव कभी नहीं होता है, तो जो माइनस साइन है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हम लिखेंगे सिर्फ एरिया इसका 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस लाइन के अंदर आपको ये चीज़ बता रहा है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में है, क्योंकि एक ही लाइन में अगर होंगे तीनों पॉइंट, इनको ज्वाइन करोगे तो एरिया कुछ बनेगा ही नहीं, तो एरिया कुछ नहीं बनेगा, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए। कोफैक्टर हमने पीछे निकालने सीखे थे, तो जो कोफैक्टर आप निकालेंगे उसका ट्रांसपोज करके लिख देंगे, यानी रो को कॉलम में कर देंगे, कॉलम को रो में कर देंगे, तो उससे आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे इसका एडजॉइंट। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ए है, ऑर्डर उसका n है, उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम कब बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू आई और बी ए। मतलब ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको अगर हम बी से मल्टीप्लाई करें या हम बी को ए से मल्टीप्लाई करें और दोनों का जो आंसर है वो आई आता हो, चाहे आप ए बी को मल्टीप्लाई करो चाहे बी ए को मल्टीप्लाई करो, लेकिन इनका जो मल्टीप्लिकेशन है अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तो उस केस में हम कहेंगे ए इज़ द इन्वर्स ऑफ बी, या उल्टा भी कह सकते हैं कि B इज़ द इन्वर्स ऑफ A। हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई A इन्वर्स इक्वल्स टू B, हम ऐसे भी लिख सकते हैं B इन्वर्स इक्वल्स टू A। दोनों ही बातें ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें B का इन्वर्स चाहिए या हमें A का इन्वर्स चाहिए। इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, कह रहा है कि एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेस ए यूनिक इन्वर्स। हर एक जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी तो उसका जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, ऐसा नहीं होगा एक ही मैट्रिक्स के बहुत सारे इन्वर्स आ जाएं, एक ही इन्वर्स होगा उसका। इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ए, यहाँ पर एक इन्वर्स और आएगा, इन्वर्स ऑफ इन्वर्स अगर आप करोगे तो वापस आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स हमने निकाली, उसका डिटरमिनेंट हमने निकाला, अगर वो 0 के बराबर आ गया तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होगी, उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। इन्वर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना जरूरी है, क्योंकि जो इन्वर्स का निकालने का जो फार्मूला रहता है वो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए का नॉन 0 होना जरूरी है।
If A and B are two invertible matrices of the same order, then AB is also invertible. A भी इन्वर्टिबल है, B भी इन्वर्टिबल है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी इन्वर्टिबल होगा। और इसमें आपके पास इन दोनों के बीच में ये रिलेशन बनता है, ए बी का इन्वर्स आप निकालेंगे तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। यहाँ पर भी रिवर्स लॉ यूज किया जाता है। A is an invertible matrix, then A transpose is also invertible. अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, तो उसके ट्रांसपोज का भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। और ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालो या इन्वर्स करने के बाद ट्रांसपोज कर दो, दोनों केसेस में जो वैल्यू आती है, जो डिटरमिनेंट आता है, वो सेम आता है। इफ A is an invertible matrix, then डिटरमिनेंट ऑफ A इन्वर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। ये भी हमारे पास एक फार्मूला है कि A इन्वर्स का डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना हो तो ये 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A के बराबर आएगा। उसके बाद जो इक्वेशंस होती हैं, आपके पास 2/2 इक्वेशन हो सकती है, मतलब दो इक्वेशन होंगी जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे। 3 इक्वेशन हो सकती है इसके अंदर 3 वेरिएबल होंगे। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड दे रखे हैं। उनमें से पहला मेथड है क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल में आपको क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला जो केस होगा, आप डी निकालेंगे। डी अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है और इंडिपेंडेंट है और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एक्स की जो वैल्यू आएगी ये d1 अपॉन में डी के बराबर आएगी, y की वैल्यू आएगी d2 अपॉन में डी के बराबर। अगर d आपका 0 हो जाता है, ठीक है, दूसरा केस बना, अगर d 0 आ जाता है तो d1 और d2 में से कोई एक कम से कम नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर तीनों के तीनों जीरो हो जाएं, डी d1 d2 अगर तीनों जीरो हो जाएं तो हम कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है और उसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ठीक है, इनकी जो वर्किंग है उसके लिए बेटर है कि आप जो इसकी क्रैमर रूल की जो वीडियो है पर्टिकुलर वो आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर और समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास 3/3 इक्वेशन होती है, यानी 3 इक्वेशन होती है, 3 वेरिएबल होते हैं, तो पहली जो कंडीशन है सेम है, डी आप निकालेंगे, नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी d1 अपॉन डी, वाई की वैल्यू d2 अपॉन डी एंड z की वैल्यू d3 अपॉन डी। अगर d 0 आ गया तो d1 d2 d3 में से कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो इसका मतलब इसका इनकंसिस्टेंट होगा और कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो पहली दो कंडीशन तो सेम है। तीसरी कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर आप सबको जीरो कर दोते, सबका डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाता है तो हम यहाँ पर अभी श्योर नहीं है, हम कहेंगे सिस्टम में और मे नॉट बी कंसिस्टेंट। ठीक है, अभी हम श्योर नहीं है। 2/2 में हम यहाँ पर श्योर हो गए थे कि भैया सिस्टम कंसिस्टेंट है लेकिन उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हम अभी श्योर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को 2/2 में कन्वर्ट करेंगे। 2/2 में कन्वर्ट करने के बाद चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और इन सब के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो आप क्रैमर रूल वाली जो वीडियो है पर्टिकुलर वो आप देखेंगे तो इसके सारी कंडीशंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी हम सिर्फ यहाँ पर इसका एक ब्रीफ में रिवीजन करने की क्या क्या इसमें कंडीशन होती है, कैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड आता है हमारे पास मैट्रिक्स मेथड, ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, कोर मैथ्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, आपके में एक अप्लाइड मैथ्स में भी है। तो इसमें 2/2 3/3 दोनों के लिए सेम ही कंडीशन रहती है। तो हम क्या पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे कि ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे भाई इसका यूनिक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, x की जो वैल्यू होती है वो a इनवर्स इंटू में b के बराबर होती है। इसको हम सॉल्व करेंगे, उससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x मैट्रिक्स का मतलब है इसके अंदर जो x y z जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उन सबकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर a सिंगुलर आ गया यानी डिटरमिनेंट ऑफ a इसका 0 आ गया तो फिर हमें एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b फाइंड करना होता है। अगर हम एडजॉइंट ऑफ a b फाइंड करते हैं, ये अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर ये 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है और ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो ये 2/2 हो या 3/3 हो, दोनों में यही सिस्टम यहाँ पर काम आता है। तो ये तो सारा इसका एक ब्रीफ में बेसिक कंसेप्ट था। कुछ क्वेश्चन हमने इसके अंदर लिए हैं जो कि PYQs में से हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखो अब यहाँ पर कहता है कि a² - a प्लस में i इक्वल्स टू 0 देन द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज़ करना है और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है आपको a इन्वर्स से। सबको a इन्वर्स स्क्वायर इंटू में a इन्वर्स,
ए इंटू में ए इनवर्स, आई इंटू में ए इनवर्स और 0 इंटू में ए इनवर्स। आपको ये ध्यान रखना है कि इनवर्स आप या तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे या प्री मल्टीप्लाई करेंगे। पोस्ट होता है मतलब बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री का मतलब होता है पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ आपने इनवर्स आपने बाद में लिखा है, यहाँ भी बाद में लिखो, यहाँ भी बाद में लिखो, यहाँ भी बाद में लिखो। ए स्क्वायर को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली ए बचेगा, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा दो, यहाँ पावर 2 है, यहाँ -1 है तो 1 बचेगी पावर। ए को उसके आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, और आइडेंटिटी को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो सेम मैट्रिक्स रहती है। 0 को करेंगे तो 0 आ गया। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा -a प्लस में आई, या i -a कह सकते हो। i -a इसमें ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 पॉइंट है, कोलिनियर है तो x की वैल्यू बतानी है। तो पॉइंट जब कोलिनियर होते हैं तो उस केस में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ये 0 के बराबर होता है, यानी हाफ इंटू में x1 की वैल्यू कितनी है 1, y1 और ये x 5 2 7 यहाँ 1 1 1 होता है तो ये 0 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, जो 1/2 है ये तो यहाँ जाके 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ से 1, 5 - 7 -2 हो गया, -3, इसको छोड़ेंगे तो x -2 प्लस 1 7x - 10 इक्वल्स टू 0। यह आ गया -2 -3x प्लस 6 7 - 3 4 हो गया, 6 12 में से 6 गए 6 -6, इसको उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/4 यानी 3/2। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल से जब सॉल्व करते हैं तो पहले d निकालते हैं। d कैसे बनता है 2 - 1, इसके कोफिशिएंट ले लेंगे 2 - 1 3 5, 5 दूनी 10 और 3 13, ये d आ गया। जब d1 हम निकालते हैं तो जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है 17 और 6 ये पहले कॉलम में आ जाएगी, 17 और 6 ये ऐसे ही रहेगा, 17 पंजे 85 और 6 91। फिर d2 निकालेंगे तो अब जो पहला कॉलम है वो ऐसे ही रहेगा, दूसरे कॉलम में 17 और 6 आ जाएंगे, 6 दूनी 12 17 3 51, ये आ जाएगा -39। तो x की वैल्यू होती है d1/d, तो 91/13 7 आ जाएगा। y की वैल्यू होती है d2/d, यानी -39/13, ये आ जाएगा -3। तो आंसर आ जाएगा 7 और -3। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर अब मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है आपको। तो मैट्रिक्स मेथड में आप पहले a बनाते हैं, 1 - 1 1, 2 1 -3 1 1 1। उसके बाद x मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं, और फिर एक b मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है 4 0 और 2। सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, आपको इन्वर्स फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट निकालना है। तो 1 यहाँ से करेंगे 1 + 3 4 हो गया, फिर इसका साइन चेंज करके लिखेंगे 1 आ गया, 2 + 3 फिर 1 2 - 1 1, तो 4 5 9 और 1 10। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 आया, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो आपको इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो पहले कोफैक्टर निकालो। अब कोफैक्टर में आपको बताया था कि जिसका सम ऑड आता है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो किसका साइन चेंज होगा, एक तो इसका साइन चेंज होगा, एक इसका साइन चेंज होगा, एक इसका साइन चेंज होगा, और एक इसका साइन चेंज होगा, ठीक है, इसका नहीं होगा। अब जो पहले वाले कोफैक्टर होते हैं वो तो आपके ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं यही होते हैं। तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आएगा लेकिन साइन चेंज होगा, ये 1 हो गया।
इसका निकालते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 ये -1 यहाँ से -2 +2 लिखेंगे यहाँ पर। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1 0, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 1 + 1 2, साइन चेंज हो जाएगा -2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 -1 2 हो गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 एंड -2 -5, साइन चेंज हो गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 + 2 3। ठीक है, होपफुली सबको अच्छे से आते होंगे। डिटरमिनेंट आप सबने अच्छे से करा होगा। जिसने डिटरमिनेंट की ABCD जिसको नहीं पता वो ये वीडियो मत देखना, वो पहले डिटरमिनेंट का अच्छे से पहले कर लो काम, उसके बाद इसको देखना। उसके बाद फिर आपके पास इसका एडजॉइंट निकलेगा। एडजॉइंट में आपको इन्हीं के कोफैक्टर को ट्रांसपोज करके लिख देना है। 4 - 5 1, इसको कॉलम में लिख देंगे। 2 0 -2 2 5 3। इसकी हेल्प से फिर इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट आया था आपका 10 और इसको आप यहाँ लिख देंगे ऐसे। अब जो x होता है उसकी वैल्यू होती है A इनवर्स इंटू में B। तो A इनवर्स आपके पास ये है, B आपके पास है 402। इसको सॉल्व करते हैं। 16 ये 0 और 4 20 हो गया। -20 0 और 10 तो -10 हो गया। 4 0 और 6 ये 10 हो गया। 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 -1 और 1, तो x की वैल्यू तो आएगी 2, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू +1। यहाँ पर ये डिटरमिनेंट इसके बराबर दिया है तो x की वैल्यू बतानी है। तो जब डिटरमिनेंट आपको दिया है बराबर तो उसको डिटरमिनेंट निकालो पहले इसका। ऐसे मत कर देना कि इसको इसके बराबर कर दो आप कि 2x = 3 और x की वैल्यू 3/2, ऐसे कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते। 2x² -20 इधर से आ जाएगा 6 3 18 -20, इससे कैंसिल कर दो। x² 9 आ गया तो x की वैल्यू +-3 आ जाएगी, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। ये केस स्टडी है। ठीक है, मैट्रिक्स जो चैप्टर है, डिटरमिनेंट जो चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि कोई केस स्टडी आ जाए। केस स्टडी नहीं आई तो कोई 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 या 5 में इसका क्वेश्चन ये मान के चलो कि डेफिनेटली आ सकता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि रोहिणी वांट टू गिव ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर हिज स्कूल इन हर विलेज। When she was asked to mention the dimension of the plot, she told that if its length is decreased by 50 meter and breadth is increased by 50 meter, then its area does not alter. ये कहता है कि इसकी लेंथ को अगर 50 मीटर कम कर दिया जाए और ब्रेड्थ को 50 मीटर बढ़ा दिया जाए तो इसके एरिया में कुछ भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया निकालने के लिए आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ दो चीज़ें होनी चाहिए। हम मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है, लेट x एंड y बी लेंथ एंड ब्रेड्थ। जैसे यहाँ दे भी रखा है x मीटर एंड y मीटर एट द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो पहले मैं आपको राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, पहले आपको इक्वेशन नहीं लिखनी है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, देखिए एरिया इसका कितना होगा, x इंटू में y। ठीक है, ये एरिया होगा, ये ओरिजिनल एरिया की बात कर रहा हूँ। जब लेंथ x है और ब्रेड्थ y है तो इसका ओरिजिनल एरिया x इंटू वाई आ गया। अब पहली कंडीशन में कहता है कि इसकी लेंथ में अगर 50 मीटर हम कम करते हैं x - 50 और ब्रेड्थ में अगर हम 50 मीटर बढ़ा दें तो एरिया डज नॉट ऑल्टर, मतलब एरिया x इंटू वाई ही रहता है। इसको सिंप्लीफाई करो, xy 50x 50y -2500 इक्वल्स टू xy, इससे कैंसिल कर दो। 50x - 50y इक्वल्स टू 2500। 50 यहाँ से आप कॉमन निकाल दो, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में क्या कहता है, बट इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 10,
अगर हम लेंथ को 10 डिक्रीज करें एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20, देन इट्स एरिया विल डिक्रीज बाय 5300 स्क्वायर मीटर। तो इसके एरिया में 5300 की कमी आती है, यानी एक्स वाई में से 5300 कम हो जाता है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस 20x माइनस 10y प्लस 200, इससे ये कैंसिल, माइनस 20x माइनस 10y 200 को वहाँ ले जाके माइनस कर दोगे तो माइनस 5500, यहाँ से 10 कॉमन निकाल दो तो 2x प्लस में y यहाँ आ जाएगा 550। ये बन गया आपके पास इसमें दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन इन फर्स्ट अबव इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इक्वल्स टू b। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू यहाँ से बनेगी 1 माइनस 1, यहाँ से 2 1। x मैट्रिक्स क्या बनेगी, x y दो वेरिएबल है, और b मैट्रिक्स क्या बनेगी, जो कांस्टेंट वैल्यू आई है यहाँ पर 50, यहाँ पर 550। डिटरमाइन ए इनवर्स, इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, 1 प्लस 2 3 हो गया। इसका एडजॉइंट निकालेंगे, 2/2 का एडजॉइंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ये इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं तो इनवर्स आपके पास बन जाएगा, एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट से, ये इसका इनवर्स आ गया। अब कहता है ये ऑप्शन है वैसे तो, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट निकालने के लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारे पास ये रहता है फार्मूला, तो एक्स हमारे पास ये है, ए इनवर्स ये आया, बी की वैल्यू 50 एंड 550, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ 50 यहाँ 550 था 600 हो जाएगा, माइनस 100 और प्लस में 550 450 हो गया, 3 से इसको डिवाइड करोगे 200 ही आ जाएगा और 150 ही आ जाएगा। तो लेंथ आपके पास 200 मीटर है और ब्रेड्थ 150 मीटर है, तो एरिया इसका कितना बनेगा, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, 15 दूनी 30 तो हो जाएगा 30,000 स्क्वायर मीटर, ये इसका एरिया आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको इसके रिवीजन को फटाफट करने में हेल्प मिलेगी और साथ ही कुछ PYQ से आइडिया लगेगा कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स ऑल ऑफ यू।